Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं JR College इज ए पार्ट ऑफ JR Tutorials YouTube चैनल एंड यहाँ पे हम स्पेशल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए साइंस एंड कॉमर्स बोथ स्ट्रीम के लिए लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो यार ये आप लोग के लिए चैनल स्पेशली हमने न्यू बनाया हुआ है ताकि यार आप सेपरेट तरीके से आके पढ़ाई कर सको। JR Tutorials पे ऑलरेडी वैसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर आप आगे का पढ़ाई करना चाहते हो, वैसे देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके आगे के चैप्टर जितने भी, चाहे मैथ्स पार्ट 1 हो, मैथ्स पार्ट 2 हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, ये सभी चीज के वीडियोस आपको JR Tutorials पे देखने मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर लेना JR Tutorials का, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जो सेपरेट बैचेस हमने बनाए हैं यहाँ पे इस चैनल पे, जिसका नाम है वरदान बैच फॉर 12th स्टैंडर्ड साइंस, वैसे यलगार बैच है 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स, फिर 11th के लिए भी आ चुका है बैच, विराट बैच 11th साइंस के लिए और 11th कॉमर्स के लिए जीनियस बैच। तो ये प्लीज अपने सभी दोस्तों तक, अपने जूनियर्स तक, जो भी 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे, अपने कलीग्स तक सबको ये मैसेज पहुंचा देना कि JR कॉलेज पे बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है और JR Tutorials तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करते रहना, ऐसे हम मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। शुरुआत करें। आज का वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है। किसका लिए? पहला चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 है, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, पहला चैप्टर है। इसका आज 10वां लेक्चर है। 10वां लेक्चर यानी कि आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 1.5 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके एक-एक, दो-दो एग्जांपल्स कवर करेंगे ताकि हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाए और हर एक टाइप के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। शुरुआत करें। अगेन एक चीज, इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, सोशल मीडिया पे हो, तो जरूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई भी अपडेट्स, कुछ भी चीज पता चलता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हम सबसे पहले टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारा। और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसका नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे एप्लीकेशन के नोट्स के सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो प्लीज डाउनलोड करके लॉगिन करके रख लो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, शुरुआत करें। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? जैसे मैंने आपको बताया 1.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी देखो हमने ये सभी चीज हमने स्टार्ट किया हुआ था और ये कवर भी किया हुआ है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 9 में चले जाना और देख लेना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यस, दिस इज द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। मतलब क्या करना है आपको? देखो क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा आपको एग्जाम में, ऐसा एक फिगर बना के दिया होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो ये स्विचिंग सर्किट आपको दिया हुआ है। अब ये जो सर्किट है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है आप लोग को पता है, बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने के लिए। उसमें से एक मेथड है रूल्स ऑफ लॉजिक। जो लॉजिक का रूल्स हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको नहीं याद है तो ये जो रूल्स है, अगर आप देखते हो, इसको रूल्स को हम लॉ ऑफ लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी चीज हमने देखा था, आइडिपेंडेंट लॉ, कम्युनिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, ये सभी चीज का वापस से इस्तेमाल होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर। तो हम लोग उसको देखेंगे, तो उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां से हम लोग एक सिंपल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और वो सॉल्यूशन निकाल के आपको क्या करना है? एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। मतलब ये जो सर्किट है इसके जैसा एक और सर्किट बनेगा। अब वो हो सकता है दिखने में अलग दिखे, लेकिन उसका जो मतलब रहेगा, जो वैल्यू रहेगा, वो इसके बराबर ही रहेगा। इसके लिए इसको नाम क्या रखा है? इक्विवेलेंट रखा है। तो कैसे सॉल्व करना, ये सभी चीज हम ध्यान से देखेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से एंड तक अगर आप देख लोगे तो हो सकता है सभी टाइप के डाउट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है? गिव अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। इसका हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल काफी सिंपल है, इसके लिए सेकंड वाला एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा है और टफ भी है। इसको हम लोग आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना क्या करना है। अगर आप देखोगे कभी भी हमें सर्किट दिया होता है तो हम क्या करते हैं? लेट करके अज्यूम करते हैं, लेट मानते हैं। क्या लेट मानते हैं? कि यहां पे जो भी सर्किट दिया हुआ है, स्विचिंग क्या बोलते हैं उसको? स्विच दिया हुआ है। स्विच जो दिया हुआ है उसका नाम रखते हैं। तो यहां पे S1 है, तो S1 को मैं क्या मान लेता हूं? S1 को मैं P मान लेता हूं। ठीक है, फिर S2 भी दिया हुआ है, इसको मैं Q मान लेता हूं। और S3 भी दिया हुआ है, देखो S3 भी दिया हुआ है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? R मान लेता हूं। ये तीन स्विचिंग जो स्विच है वो दिए हुए PQR, मैंने S1, S2 और S3 को मैंने मान लिया। वैसे कुछ चीज नेगेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है। देखो ये S2 डैश दिया हुआ है, S3 डैश दिया हुआ है। यानी कि आपका कहीं ना कहीं जो S1 डैश रहेगा, S1 को आपने P माना तो S1 डैश जो रहेगा उसको क्या मानोगे आप? निगेशन ऑफ P मानोगे। वैसे ही S2 डैश को क्या मान लोगे आप? निगेशन ऑफ Q मान लोगे। और अगर S3 डैश भी दिया हो, जो कि नहीं दिया है शायद, S3 डैश दिया है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? निगेशन ऑफ R मान लेंगे। तो ये 6 का 6 वैल्यू हमने लिख दिया, मतलब 3 स्विच के और उसके निगेशन के भी हमने वैल्यू लिख दिया। तो लेट करके हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब आपको आगे बढ़ना है। अब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे इस चीज का? ये जो सर्किट है, सर्किट दिया होता है तो हमें क्या बनाना होता है? सिंबॉलिक फॉर्म बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म? अगर आपको याद होगा, रूल्स याद है आपको? रूल्स पिछले लेक्चर में बताया था। रूल्स अगर याद है तो
तो आपको पता होगा कभी भी अगर सीरीज में स्विच आ रहे हैं, स्विच जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो एंड यूज करना, हमें कंजंक्शन यूज करना है, और स्विच अगर एक दूसरे के नीचे है, ऊपर नीचे है, मतलब पैरेलल में है, तो हमें और यूज करना है। तो इसका हमारा जो स्विचिंग जो लॉजिक जो बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो ये S1 है, मतलब P हो जाएगा। S1 के बाद ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये क्या है, सीरीज में आ रहा है, यानी कि P एंड हो जाएगा। ठीक है, तो P एंड और ये S2 और S3 एक दूसरे को पैरेलल में, मतलब Q और R जो है एक दूसरे को क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे, यानी और बनाएंगे, यानी कि P एंड Q और R। ये आपको समझा, ये कैसे आया समझा कि P एंड हो रहा है, सीरीज में जा रहा है, और ये दोनों पैरेलल में, यानी Q और R। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना बहुत ज्यादा ही सिंपल है। अब अगर आप देखोगे ये पूरा एक डब्बा है, ये पूरा एक डब्बा है, कंप्लीट अलग डब्बा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट बना दूंगा, अलग डब्बे को मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट बना दूंगा। अब ये जो पूरा डब्बा है इसके पैरेलल में आप देखो, इसके नीचे उसके पैरेलल में ये 3 लाइन से है, मतलब पैरेलल है, मतलब और बनाएंगे आप, और लिखोगे, और उसके बाद ये तीनों चीज लाइन में है, मतलब एक के बाद एक है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, S3 डैश, S3 डैश का मतलब क्या है, निगेशन ऑफ R। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, दैट इज निगेशन ऑफ R। फिर ये उसके बाजू में ये मतलब एंड लिखेंगे, फिर ये क्या है, S2 डैश, मतलब निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर आप देखोगे तो वो है S1। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, एंड वापस आएगा इधर पे, यहां पे क्या आ जाएगा, एंड वापस आ जाएगा, और इस चीज के लिए क्या लिखेंगे, S1 क्या है हमारे लिए P है, तो ये हो जाएगा P। और ये हो गया कंप्लीट हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म बोलेंगे। करेक्ट है, सिंपल है, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका वो सेम यही था कि आपको एक सर्किट दिया था, उसके हेल्प से आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था और इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना था, जो कि बहुत सिंपल था। लेकिन यहां पे इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ नहीं करना है, यहां पे आपको क्या करना है, एक और सर्किट बनाना है, एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म मिला इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक सर्किट बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लगेगा, रूल्स ऑफ एल्जेब्रा, यानी लॉ ऑफ लॉजिक जो हमने पढ़ा था, आइडिपेंडेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब लॉ हमें यहां पे यूज होगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम यहां पे क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक। हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक। अब लॉ ऑफ लॉजिक के हिसाब से हम यहां पे चीजों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे कि सर यहां पे कुछ लग रहा नहीं है कि मैं क्या इंडिपेंडेंट लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे जो R है, Q है, ये P है, ये थोड़ा सा ना अलग अलग लिखा है। मतलब एक्चुअल में PQR होता तो ज्यादा अच्छा लगता, मतलब P पहले होता, Q बीच में होता, R होता, तो इस प्रकार अच्छा लगता। लेकिन RQP लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चीज को बेटर करेंगे। क्या करेंगे, उस चीज को बेटर करेंगे। कैसे बेटर करेंगे, अब यहां पे ना ये इस चीज को मैं वैसे का वैसे लिखता हूं, दैट इज P एंड QVR, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, ये और वैसे ही लगाता हूं। और यहां पे देखो इसके पास नेगेशन कॉमन है, इसके पास नेगेशन कॉमन है, तो अगर मैं इसका नेगेशन को कॉमन निकाल दूं तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज में क्या करेंगे, नेगेशन को कॉमन निकाल देंगे। नेगेशन को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, R बचेगा, क्योंकि नेगेशन कॉमन निकल गया। और ये एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, क्योंकि जब नेगेशन बाहर आता है तो एंड क्या बन जाता है, और बन जाता है। और उसके बाद ये नेगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये एंड P अलग से लिखा था, उसको अलग से हमने रहने दिया। यहां तक समझ में आ गया। देखो कुछ इसमें लॉजिक नहीं था, इसमें हम लोग ने बहुत सिंपल सा ये चीज जो है वो लगा दिया। और ये जो लॉ था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, देखो मैं थोड़ा सा स्लो भी जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको पहला एग्जांपल समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ये जो लॉ था ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ था। देखो ये वाला लॉ, अगर कोई भी निगेशन ऑफ P एंड Q है तो ये निगेशन उसके अंदर चले जाएगा। उसी प्रकार कोई निगेशन अंदर है तो निगेशन बाहर भी आ सकता है। तो हमने वही किया, यहां पे क्या किया है, यहां पे हमने निगेशन जो अंदर था उसको मैंने निगेशन को बाहर निकाल दिया। तो इस चीज को आप लिख सकते हो, ये कहां से आया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स, छोटा लिख रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग पूरा अच्छे से लिख देना। ये कहां से आया, डी मॉर्गन लॉ की वजह से आया। दिमाग चल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब या तो ये है कि ये मैं P को इधर लेके आ जाऊं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये P को जो है वो इधर पे लेकर आ जाता हूं, ठीक है ना। अब तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। हाँ, क्या मैं करता हूं, देखो ये P एंड QVR, इसको मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये और वैसे ही है। अब मैं क्या करता हूं, ये P एंड जो है ना, इसको मैं आगे लिख देता हूं। P एंड को आगे लिख दिया, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो अगर मैं P एंड को आगे लिख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे निगेशन पहले से ही बाहर था। ये और R और Q को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q और R,
मतलब देखो ये पी क्यू आर लाइन में आ गए। अब मुझे एक बताओ, जब भी हम एक दूसरे का प्लेस चेंज करते हैं तो आपको एक पता है, एक लॉ है हमारा, ठीक है, हमने क्या किया उधर पे एक दूसरे का जगह चेंज किया बस और कुछ नहीं किया। तो एक लॉ है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। देखो पी वी क्यू था, क्यू की जगह पे पी की जगह पे क्यू आ गया, क्यू की जगह पे पी आ गया। मतलब अगर एक दूसरे का हम लोग प्लेस करते हैं तो कौन सा लॉ लगता है दोस्तों, वो लगता है कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां पे भी हमने क्या लगाया है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। तो लिख दो यहां पे कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, समझ गया, आप लोग अच्छे से लिख लेना कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब इतना होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी लॉजिक मतलब जानते हो, अगर आप देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, देखो बच्चे, अगर आपको आगे जाके इंजीनियरिंग करना है तो दिमाग का खेल बहुत है इंजीनियरिंग में। मतलब आप कितना इमेजिन कर सकते हो, कितना लॉजिक लगा सकते हो। तो यहां पे एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है लॉजिक, ये पी एंड ये पी एंड, दोनों में ही पी एंड कॉमन है, तो बाहर निकाल सकते हैं दोनों में पी एंड कॉमन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों में जो पी एंड है ना, वो मैं क्या करता हूं, कॉमन निकालता हूं। देखो कैसे निकालूंगा, पी एंड कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, क्यू वी आर, ये बचा, ये वाला क्यू वी आर बचा, ये और तो पहले से ही है, और ये पी एंड तो बाहर निकल ही चुका है। अंदर क्या बचेगा, निगेशन ऑफ क्यू वी आर। अब मुझे बताओ ये कौन सा लॉ था कि अगर कोई चीज को मैं कॉमन बाहर निकाल दूं तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको पता है, ये बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बताओ क्या दिमाग लगेगा, अब कुछ समझ में आ रहा है, देख के क्या समझ में आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्यू वी आर है, मतलब समथिंग है, और उसी चीज का निगेशन, मतलब क्यू वी और निगेशन ऑफ क्यू वी आर, मतलब पी और निगेशन ऑफ पी। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपको याद होगा, ये चीज हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है कि कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट अगर उसी का और हो रहा है उसी की निगेशन के साथ, तो वो जो वैल्यू बन जाता है दोस्तों, वो क्या बन जाता है, वो वैल्यू ट्रू बन जाता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि ये पी और एंड तो वैसी का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये क्यू वी आर और निगेशन ऑफ क्यू वी आर ये बन जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू। ये कहां से आया, ये एक लॉ से आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहां पे ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहां गया, ट्रू वाला, ठीक है। देखो कोई भी स्टेटमेंट अगर और हो रहा है, कोई भी स्टेटमेंट अगर और हो रहा है उसी के साथ, देखो पी और निगेशन ऑफ पी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब पी रहे उसका और रहे और उसका ही निगेशन ऑफ पी रहे, मतलब समथिंग वैल्यू रहे, तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा, जो कि है कंप्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कैसे आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ के वजह से आया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई भी एक स्टेटमेंट पैटर्न एंड हो रहा है अगर ट्रू के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पी, मतलब वही रह जाएगा, वो पी एंड ट्रू इज नथिंग बट पी। ये कहां से आया, ये भी एक लॉ है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, ये मैंने आपको बोला था कि ये याद कर लेना। ये कहां से आया, कोई भी वैल्यू अगर एंड होता है ट्रू के साथ तो वो क्या बन जाता है, पी, जो कि है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, क्या है, आइडेंटिटी लॉ हो जाता है। तो इसको हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे कि ये कहां से आया, ये आया आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, क्या बन गया, आइडेंटिटी लॉ। अब पी बेचारा अकेला बच गया तो लास्ट में इसको छोड़ दो। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये मैं इतना लंबा चौड़ा आपको क्यों बताया, ये क्वेश्चन में हमें पूछा था कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। तो हमने इस बड़े से सिंबॉलिक फॉर्म जो कि इस सर्किट की वजह से आया था, उसको रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ लॉजिक, सिर्फ पी पे ला दिया। तो सोचो इतना बड़े का वैल्यू सिर्फ पी है, मतलब सिर्फ पी भी लिखोगे तो ये इसके बराबर है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लॉजिक। अब ये जो पी मिल गया, इसी के हेल्प से हम एक नया सर्किट बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने। तो ऑब्वियसली हमें कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न से अगर हमें स्विचिंग सर्किट बनाना होता है तो हमें मानना पड़ता है, फिर से क्या मानेंगे कि लेट जो P है उसको मैंने मान लिया S1, एक ही चीज है तो P है, लेट S1 मान लिया। अब सर्किट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मेरे पास होना चाहिए एक स्विच, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए मेरे पास बैटरीज, उसके बाद होना चाहिए एक लैंप, ठीक है, और यहां से आप जोड़ दो इसको, और ये प्लस ये माइनस, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा दो यहां पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे दिखा दो, और इस चीज का नाम क्या रखोगे, P। लेकिन P को क्या माना है आपने, S1 माना है, तो ये आपका बन गया एक इक्विवेलेंट सर्किट। यही आपका क्या है, यही आपका है इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि किसके बराबर है, यही सर्किट किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है। ये जो सर्किट आप देख पा रहे हो, यही सर्किट ये है एक्चुअल में, इसको हमने रिड्यूस कर दिया। और इसीलिए ये एग्जांपल पूछता है एग्जाम में कि यार आपको एक बड़ा बड़ा भारी भरकम सा सर्किट दिया रहेगा, उसका आप सिंबॉलिक फॉर्म बना लो, उसको सॉल्व कर लो, लॉ ऑफ लॉजिक से सॉल्व करके वो छोटा बन जाएगा, और वो छोटे से वापस से एक नया सर्किट बना लो, बन गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझ में आ गया।
क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग एंड इंटरप्रेट इट। मतलब क्या बोला ये? मतलब ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इस सर्किट के हेल्प से एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, जो कि हमें आता है। ठीक है ना, हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे। एक सिंबॉलिक फॉर्म आने के बाद उससे हमें क्या करना है? एक स्विचिंग सर्किट को बनाना है। बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको बनाने के बाद, स्विचिंग सर्किट नहीं है, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 4 ना, स्विचिंग टेबल होगा, माफ करना। हाँ, स्विचिंग सर्किट है, बराबर। कंस्ट्रक्टेड स्विचिंग टेबल, यहां पे मैंने लिखा नहीं। ठीक है, देखो यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, ये स्विचिंग टेबल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या बनाना है आपको? स्विचिंग सर्किट तो है ही, उससे सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। सिंबॉलिक फॉर्म के हेल्प से हम स्विचिंग टेबल बनाएंगे। बहुत सिंपल। स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट टेबल। जो हम लोग लॉजिक टेबल बनाते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते थे, इनपुट आउटपुट में क्या लिखते थे? 1 1 0 0 लिखते थे। सेम स्विचिंग टेबल भी वही है, 1 1 0 0 ही है। तो वो हम लोग बनाएंगे और उसके बाद वो चेक करेंगे कि वो बल्ब जो है वो जलेगा या नहीं जलेगा। मतलब इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब ऑब्जर्व करना है। तो अगर 1 1 1 1 आता है तो समझ जाना कि वो जो लैंप है वो जलेगा। 0 0 आता है तो लैंप नहीं जलेगा। यही बताना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? देखो, लेट S1 दिया हुआ है, S1 को P मान लिया। S2 दिया हुआ है, Q मान लिया। S3 नहीं है, S1 डैश है, तो इसको मैंने नेगेशन ऑफ P मान लिया। S2 डैश है, इसको मैंने नेगेशन ऑफ Q मान लिया। अब ये होने के बाद क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, ध्यान देना दोस्तों। अगर ये चीज आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? सिंबॉलिक फॉर्म। यहां पे लिख देता हूं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म हम बनाएंगे। अब बहुत सिंपल होता है इस चीज का सिंबॉलिक फॉर्म। जो छोटे वाले होते हैं सिंबॉलिक फॉर्म बहुत इजी आता है। ये S1 है, उसके ही पैरेलल में S2 डैश है। मतलब S1 को P माना है, पैरेलल मतलब और है, और S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। तो P और निगेशन ऑफ Q हो गया। अब ये पूरा, इसके और में एक और चीज है, मतलब एक और आ जाएगा। इसको पहले ब्रैकेट बना लो। अब एक और आ गया, क्योंकि ये भी उसके नीचे है ना, तो ये क्या है? पैरेलल में है, और आ गया। और ये दोनों एंड में है, मतलब सीरीज में। तो S1 डैश और S2, S1 डैश को हमने क्या माना है? निगेशन ऑफ P, और ये हो जाएगा एंड, और ये S2 है, मतलब ये हो जाएगा Q। तो ये बन गया आपका, दैट इज नथिंग बट सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म आपने लिख लिया, ये समझ में आ गया। दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म भी आपने बना लिया जो पूछा था। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। अब स्विचिंग टेबल क्या है? दैट इज नथिंग बट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम लोग यहां पे क्या बनाएंगे? इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, इनपुट आउटपुट टेबल के लिए ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? P है, Q है, उसके बाद निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ Q भी है, और फिर उसके बाद ये वाला कॉलम ले लेंगे, दैट इज P और निगेशन ऑफ Q। P और निगेशन ऑफ Q ले लिया। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q ले लिया, निगेशन ऑफ P एंड Q ले लिया, एंड लास्ट में हम पूरा ले लेंगे जो कि है P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और ये पूरा, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। ये पूरा वाला ले लिया हम। दिख रहा है क्या आपको? यस, क्लियरली विजिबल है। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? 4x4 का बनाएंगे। क्यों 4x4? क्योंकि सिर्फ इसमें P और Q ही है, R नहीं है। तो 8 रो नहीं बनेंगे, सिर्फ कितने रो बनेंगे? 4 रो बनेंगे 4x4 का। मतलब 4x4 नहीं, 4 का रो बनेगा। ठीक है, फटाफट से देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, यहां पे ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, नजर आ रहा है दोस्तों? ठीक है, मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को स्पेस यूटिलाइज करवा सकूं। हो गया, ये टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? वैल्यूज लिखेंगे। अब टेबल के अंदर क्या लिखेंगे? वैल्यूज। तो मुझे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम स्विचिंग की बात करते हैं या फिर इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो हम 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 0 1 0। जैसे हम लोग क्या लिखते थे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बस वही है, ट्रू की जगह पे 1, फॉल्स की जगह पे 0। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 9 में बताया। ठीक है, अब इसके बाद निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P मतलब P का उल्टा। तो 1 का क्या बन जाएगा? 0 0 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 0 का 1। नेगेशन ऑफ Q, Q का उल्टा। तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। Q का उल्टा भी लिख दिया। अब यहां पे P और नेगेशन ऑफ Q, यानी ये P वाला और ये नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों का मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों का क्या करना है? अब आपको और करना है। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? फॉल्स वाला स्टेटमेंट याद करो। और मतलब फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इसका मतलब 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1। तो 0 0 है क्या? नहीं है। 0 0 है क्या? नहीं है। 0 0 है तो ये हो जाएगा 0। ये 0 0 है क्या? नहीं है। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लिख दिया मैंने 1।
अब नेक्स्ट निगेशन ऑफ P लेना है और Q लेना है। तो निगेशन ऑफ P मतलब अब ये वाला कॉलम लेना है, और पहली बात तो इसको रफ कर दो यार, पहले वाले को। हाँ, निगेशन ऑफ P लेना है और Q लेना है, मतलब ये वाला। अब इसका और इसका क्या करना है, एंड करना है। देखो यहां पे क्या करना है, एंड था ना, तो एंड करना है। तो इसका और इसका एंड करना है, और एंड का स्टेटमेंट क्या था, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स। मतलब 1 और 1 रहेगा तो ही 1, बाकी सब 0। तो ये 1 और 1 है क्या, नहीं। ये देखो कहां गया, सॉरी, ये है ना, ये दोनों है। ये 1 और 1 है क्या, नहीं। ये 1 और 1 है, नहीं। ये 1 और 1 है तो यहां पे आ जाएगा 1। ये 1 और ये 1 है, नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लिख दिया मैंने 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको करना है ये वाला कॉलम जो कि है P और नेगेशन ऑफ Q, ये वाला कॉलम, और करना है निगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये वाला कॉलम। इन दोनों के बीच में, ये दोनों कॉलम के बीच में आप क्या करना है, और का स्टेटमेंट आपको पता है ये क्या था कि 0 0 रहेगा तो ही 0। तो ये 0 0 है क्या, नहीं। 0 0 है, नहीं है। 0 0 है, नहीं है। ये 0 0 है, नहीं है। तो 0 0 है, नहीं है, इसका मतलब बाकी सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पे आप देख सकते हो कि चारों के चारों वैल्यू जो आ रहे हैं लास्ट के कॉलम में, वो 1 आ रहे हैं। और हमें यही क्वेश्चन पूछा था कि आपको स्विचिंग टेबल बनाना है। तो ये जो आपने बनाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेबल। ये आपने क्या बना लिया, ये आपने बना लिया स्विचिंग टेबल। लेकिन हमें बोला है लास्ट में कि एंड इंटरप्रेट इट, मतलब इसको इंटरप्रेट भी करना है। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब आप ये जो स्विचिंग टेबल बनाओगे, जिसको इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं एक तरीके से, जब ये चीज बनाओगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो लास्ट में अगर आपका मेन जो आ रहा है वो 1 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका लैंप बनेगा, यहां पे जो लैंप होगा वो लैंप हमेशा ग्लो करेगा। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में कि सिंस, यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, since the last column contains, since the last column contains all one value, all one, ये देखो ये 1 जो है ये सभी में आ रहा है। since the last column contains all one, the lamp will always glow। क्या लिखेंगे, क्योंकि लास्ट का जो वैल्यू आया वो 1 आया, इसीलिए जो लैंप होगा वो हमेशा क्या करेगा, ग्लो करेगा। और इस तरीके से हमने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट मतलब हमें अपना एक क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन देना है कि ये क्या आया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई सर्किट में ही 1 1 1 1 है, तो ऑब्वियसली जो लैंप है वो ग्लो करेगा। सर्किट में 0 0 0 0 होता तो हम लोग बोलेंगे कि लैंप ग्लो नहीं करेगा। अगर ऐसा होता कि 1 0 1 0 आ रहा है, या फिर 3 1 है, 0 1 है, 0 3 है, 1 1 है, अलग अलग मिक्स आता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर वो लैंप जलेगा या नहीं जलेगा। इस प्रकार से हम लोग चीजें बोल सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बताना है। अब ये जो चीज है इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हमारे लॉ ऑफ लॉजिक लगा के सिंपल करेंगे, और उसके बाद हम ड्रॉ करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। मतलब इन शॉर्ट वही है कि जो स्विचिंग सर्किट हमें दिया हुआ है, उस स्विचिंग सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, एक नया सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब उसको सॉल्व करके लॉ ऑफ लॉजिक लगा के थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, और उसी की हेल्प से एक और सर्किट बना देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलो फटाफट से हम लोग इसको करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं ये टाइप के एग्जांपल्स की, ठीक है। चलो ओके, सॉल्व करें। चलो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक। अब मुझे बताओ लॉ ऑफ लॉजिक इसमें क्या लगेगा, ये P है और है Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो आपको याद आ रहा होगा कि समथिंग एंड और उसका ही निगेशन, तो क्या आ जाता है P एंड, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा। अगर आपको याद होगा, तो नहीं याद आ रहा होगा तो मैं यार हमारा स्विचिंग सर्किट है उसको हम लोग दिखा देंगे ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जब एंड में होती है और उसी का निगेशन के साथ होती है तो वो क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। देख रहे हैं, फॉल्स। P एंड निगेशन ऑफ P क्या बन जाएगा, फॉल्स। तो यहां पे भी Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा बच्चा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, P, ये और पहले से ये, और ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया, फॉल्स बन गया। कौन सा लॉ है, कौन बताएगा, कौन सा लॉ है दोस्तों, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से ये आ गया। अब कोई भी वैल्यू जब P के साथ फॉल्स में होती है, वो भी और में, तो वो क्या बन जाता है, देखो यहां पे टेबल में देखो क्या बन जाता है, कोई भी चीज अगर उसके साथ वो फॉल्स में है, देखो P और फॉल्स, जब भी वो P रहे और रहे और फॉल्स बने तो वो खुद ही P बन जाएगा। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, P। ये कौन सा लॉ आया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा आया,
आइडेंटिटी, मैं आइडेंटिटी लॉ हूं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब ये हम लोग का आ गया खत्म, यहां पे हमने इसको सिंपल कर दिया, उससे सिंपल हो नहीं सकता, मतलब पी से गायब तो नहीं हो सकता ना, पी गायब तो नहीं हो जाएगा, यही हमें यहाँ पे आके रुक जाना है। अब उसमें हम लोग को बोला था कि सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है, तो हमने दे दिया सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म बोल लो, ये हमने बना दिया। अब उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने के लिए सेम हमें क्या करना पड़ता है, लेट हम मान लेंगे, लेट पी को हमने मान लिया S1, ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं, पी है ना खाली, तो S1 मान लिया। अब यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग हमारा स्विचिंग टेबल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सर्किट, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो स्विचिंग सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, ये अकेला पी है ना, तो अकेला पी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा, सॉरी स्विच बनाना पड़ेगा। ये बन गया स्विच, यहां से आएगा एक बैटरी, सिंपल बैटरी एक ही है ना, तो एक ही बैटरी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा लैम्प बना लो, बनाना है तो, नहीं बनाओगे तो भी चलता है, लेकिन ये बेस्ट होता है। करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखा दो आप, ठीक है। यहां पे इसका नाम क्या रखा आपने, पी क्या है, S1 है, तो ये बन गया आपका S1, और दिस इज योर स्विचिंग सर्किट, खत्म, दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी। कितना सिंपल था। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये इतने सिंपल वाले आ जाएंगे, थोड़े से और बड़े वाले आ जाएंगे, लेकिन करना तो वही है ना। अगर ये थोड़े बड़े वाले भी आ गए तो करना तो वही, आपको लॉ ऑफ लॉजिक लगाना है, उसको सॉल्व करना, सिंपल बनाना है, और उसी की हेल्प से जो बनेगा स्विचिंग सर्किट बना देना, खत्म कहानी। यही है ना पूरा ये पूरे एक्सरसाइज में या फिर पूरे ये चैप्टर में मैथमेटिकल लॉजिक अगर आप समझ पा रहे हो, हमने मेहनत किया 10 के 10 लेक्चर में मेहनत किया। अगर आप देखो लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां लेक्चर है, और इसी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के। जितना भी हो सके हमने हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करवाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अगर ये चीज लगातार देख रहे होंगे, लगातार आप 10 दिन 10 लेक्चर देख लोगे, तो ये चैप्टर आपका इतना बेहतरीन क्लियर हो जाएगा कि ये जो इसका वेटेज है ना, ये आपको फुल मार्क्स देके जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। समझ में आ गया, तो डिक्लेयर करता हूं इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मैथ्स 1 का, 12 के मैथ्स 1 का, उसमें हम सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड लेसन जो है उसके ऊपर जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आगे की पढ़ाई आप करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी JR ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो वहां से भी आप पढ़ते रहो, ठीक है। और करंट न्यू फ्रेश वीडियोस के लिए यहां पे आप देखते रहो, बस इतना ही मैं मुझे बोलना था। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मेहनत आप देख सकते हो कितना लेवल का चल रहा है, 3 साल से लगातार JR ट्यूटोरियल्स पे कर रहे हैं, लगातार JR ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस भी अभी भी बना रहे हैं, ठीक है। बस कैटेगरीज हमने सेपरेट कर दिया बस, ठीक है। लेकिन यहां पे अब से हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से वैकेशंस में रेस्ट नहीं किया, आप ही के लिए वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हो जाके। तो बस इतना ही कहना था, सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो लगातार मैं बोल रहा हूं बार बार, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेगी हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।